मैं हूं सिकंदर जावेद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। हमने लॉ गेट की तैयारी के सिलसिले में लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया। हमने कल एक लेक्चर किया था सेक्शन 154 एंड 155 सीआरपीसी के मुताबिक। आप दोस्तों ने पसंद किया। एक चीज़ हमने जो देखी है कि आपके सिलेबस में एक नई चीज़ का इजाफा किया गया है और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसमें केस लॉज हैं। अब केस लॉज से मुतल्लिक बहुत कम जो है मालूमात हैं नेट पे, तो हमने वो सिलसिला आज हम शुरू कर रहे हैं। अपना पहला केस मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस के नाम से जो मशहूर है। अब हुआ ये था कि इसकी जो थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री है कि मार्शल लगा 24 अक्टूबर 1954 को। उस वक्त की जो आज हम जिसको नेशनल असेंबली कहते हैं, उस वक्त वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ करती थी और उसके स्पीकर नहीं होते थे, उसके प्रेसिडेंट होते थे। उसके प्रेसिडेंट थे मौलवी तमीज़ुद्दीन खान। तो जब मार्शल लगा तो उन्होंने असेंबली को भी डिसॉल्व कर दिया। अब मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस, क्योंकि उस वक्त ये तमाम सवालात जो मैं आपको बताऊंगा कि इन पॉइंट्स से मुतल्लिक आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। उस वक्त पाकिस्तान का दारुल खिलाफा था कराची। तो आपसे सवाल आ सकता है कि कैपिटल जो है पाकिस्तान का कहाँ था। असेंबली भी जहाँ पर कैपिटल होगा वहाँ पर भी नेशनल असेंबली, तो उसको फेडरल असेंबली कहते थे। तो ये उसके प्रेसिडेंट थे। तो जब वहाँ थे तो फेडरल कोर्ट भी पहले तो उसको उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया। क्यों कि जो फेडरल लेजिस्लेचर थी वो सिंध में थी, कराची में थी। तो उसके बाद फेडरल कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया। तो पहले कहाँ चैलेंज किया गया? सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में क्यों चैलेंज किया गया? क्योंकि कैपिटल कराची में था और कराची में ही, कराची सिंध में है, तो उसको अलग स्टेटस नहीं दिया गया। जैसे इस्लामाबाद को अलग स्टेटस सूबे का दिया गया, तो उस वक्त कराची को अलग स्टेटस नहीं दिया गया था। तो इसलिए वहां पर जो है सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने इसको चैलेंज किया। सिंध हाई कोर्ट ने पूरा केस सुना और उन्होंने मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक में फैसला दे दिया कि मार्शल के तहत गलत असेंबलियों को के पावर्स को ख़त्म किया गया, गलत डिसॉल्व किया गया है। तो इसमें जो पटिशनर थे जिन्होंने इसको, जो अदालत में जाके किसी चीज़ को चैलेंज करता है, उसको पटिशनर्स कहते हैं। उस फैसले के खिलाफ जब कोई उससे बड़ी अदालत में जाता है उसको एपिलेंट कहते हैं। तो यहाँ पर ये थे पटिशनर और रिस्पोंडेंट थे गवर्नमेंट, और जो उन्होंने मिनिस्टर्स बनाए थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए थे, और उसमें 10 लोग थे, उन तमाम को बनाया गया था रिस्पोंडेंट्स। और इसमें 5 जजेस साहबान थे जिनको हेड करते थे जस्टिस मुनीर, वो चीफ जस्टिस थे। उनके साथ 4 जजेस और थे। तो ये सवाल आ सकता है कि कितने जजेस ने जो है वो ये केस सुना था फेडरल कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट में किसने सुना था? अब साइटेशन का सवाल भी आ जाता है कि सिंध हाई कोर्ट में जब ये था तो वो साइटेशंस क्या हैं। सिंध हाई कोर्ट में जब इसको सुना गया तो वो जो लॉ की बुक्स, लॉ जर्नल्स में जब ये छपा, तो वो जब रिपोर्ट होता है तो उसको कहते हैं पीएलडी। उस वक्त एक ही पाकिस्तान का लॉ जर्नल था। तो पीएलडी 1955 सिंध पेज 96। तो ये आपने याद रखना है। पीएलडी एक ही किताब थी उस जमाने में, और आज भी जितने भी अहम केसेस हैं वो पीएलडी में छपते हैं। पाकिस्तान लीगल डिसीजंस इसका नाम है किताब का, और ये साल के मुताबिक है। और पीएलडी फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अलग है, सिंध हाई कोर्ट अलग छपती थी, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले अलग छपते थे। तो ये उसके पार्ट्स होते थे। तो ये सिंध के पार्ट में आया। तो इसकी साइटेशन क्या हुई? 1955 पीएलडी 1955 पेज 96। इस तरीके से याद रखें कि पहला वर्ड अगर आप याद रखते हैं तो आपको आगे के वर्ड्स याद आ जाते हैं। तो पहला वर्ड है 9, 10 से एक कम 9, तो 96। 1955 पीएलडी 1955 सिंध पेज 96। वहां पर यह फैसला सिंध हाई कोर्ट ने किसके हक में फैसला दिया?
ये आ जाए। आप एक एक सेंटेंस बनाएंगे और उसमें जो रेलेवेंट वर्ड होगा उसको अंडरलाइन करके आगे लिख देंगे, वहां ब्लैंक डाल देंगे। जब आप इस तरह देखिए, उसके साथ जो रिलेटेड वर्ड्स हैं वो तो वो कोई भी बना सकते हैं, लेकिन करेक्ट उसमें से कोई एक होगा। तो जो करेक्ट होगा आपने उसको याद करना है कि करेक्ट वर्ड ये है। अब साइटेशन में अगर वो साल को मिस करें तो 1955, वो किताब को मिस करें तो किताब का नाम है PLD, और अगर वो प्रोविंस को जो है वो ब्लैंक करें तो सूबे का नाम है सिंध, और अगर पेज को वो करें तो पेज का नाम है 96। अगर आप एक ही सेंटेंस याद रखेंगे और याद करेंगे तो आपको आसानी होगी। वो है PLD 1955 सिंध पेज 96। अब उसके बाद जजेस के कितने तादाद थी? 5। चीफ जस्टिस कौन था? हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट? वो सिंध हाई कोर्ट की साइटेशन में पता चले। तो फेडरल कोर्ट में उन्होंने अपील की थी। जब सिंध हाई कोर्ट ने मौलवी तमीजुद्दीन के हक में फैसला किया तो जिन्होंने मार्शल लगाया था वो चुप तो नहीं बैठ सकते थे। मैं आपसे माजरत चाहूंगा, मैं आपके साथ एक घूंट चाय का पी लूं। तो जिन्होंने मार्शल लगाया था वो आराम से तो नहीं बैठेंगे, तो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था फेडरल कोर्ट में। अब फेडरल कोर्ट को आजकल क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और जो सिंध हाई कोर्ट को सिंध हाई कोर्ट ही कहते हैं। तो उस वक्त से सुप्रीम कोर्ट का नाम था फेडरल कोर्ट। तो उसकी साइटेशन थी PLD 1955। अब सिंध की बजाय लग गया फेडरल कोर्ट, और उसके बाद FC भी लिखा जाता है और इसको पूरा फेडरल कोर्ट भी लिखा जाता है। और इसका पेज है 240 240। ये साइटेशन आपको याद रखनी क्योंकि ये रेलेवेंट है, ये डिस्कस होती है। वो जो सिंध हाई कोर्ट है वो डिस्कस नहीं होती, वहां पर तो एक जुमला उसका डिस्कस होता है कि व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ सिंध हाई कोर्ट रिगार्डिंग मौलवी तमीजुद्दीन खान केस। तो आगे ब्लैंक आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्सेप्टेड, अपील वाज एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, डिसअलाउड, क्या आएगा। अब आपने असल रखना है कि सिंध हाई कोर्ट ने मौलवी तमीजुद्दीन खान की अपील का उसको पिटीशन को एक्सेप्ट किया था। इन व्हाट जुरिसडिक्शन ही चैलेंज दिस प्रोक्लेमेशन? रिट जुरिसडिक्शन। हाई कोर्ट में जब इस तरह की कोई भी गैर कानूनी काम चैलेंज होता है तो वो रिट जुरिसडिक्शन में होता है। अब ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ये रेलेवेंट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के मुताबिक भी और यहाँ भी। देखें, हाई कोर्ट में जब आप रिट जुरिसडिक्शन में किसी भी उसको चैलेंज करते हैं तो उसका आजकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो है 199। लेकिन जब उस वक्त जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन था उसका आर्टिकल था 223A के तहत रिट पिटीशंस हाई कोर्ट में दायर होती थी। हाई कोर्ट का जो अख्तियार था रिट जारी करने का वो उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक था। तो वो पूछ सकते हैं अंडर व्हाट आर्टिकल मौलवी तमीजुद्दीन चैलेंज द प्रोक्लेमेशन, या अपना इसके ऑर्डर को मार्शल के उन्होंने किस सेक्शन आर्टिकल के तहत। ये सेक्शंस होते हैं कवानीन के, और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उनकी जो नंबरिंग होती है उनको आर्टिकल कहते हैं। तो फिर फेडरल कोर्ट में जब ये सुना गया तो ये सब लोगों को पता है कि नजरिया जरूरत के तहत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीर ने हुकूमत के मार्शल के हक में फैसला दिया। और ये बड़ा ही मज़ाक़ा खेज फैसला था। आप सुनेंगे तो आप भी हंसेंगे, क्यों कि इस केस का निचोड़ सिर्फ एक जुमले पे मुनहसर है, बाकी तमाम जो है वो कहानियां हैं सिर्फ एक जुमले पे। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको पहले आपके इसके रिलेवेंट है कि 5 जजेस ने सुना। जिन्होंने चैलेंज किया था वो थे मौलवी तमीजुद्दीन, और जिनको रिस्पोंडेंट बनाया गया था हुकूमत की तरफ से वो थे 10 बंदे। उनमें जनरल अयूब खान भी थे, और उनमें मोहम्मद अली थे, चौधरी मोहम्मद अली एंड मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा, और उसके बाद MAH इस्फहानी, और उसके बाद डॉक्टर AM मलिक, डॉक्टर खान साहब, जनरल मोहम्मद अयूब खान, जिन्होंने बाद में मार्शल लगा के और खुद प्रेसिडेंट बन गए थे। तो ये 10 लोग थे। तो इसकी समाअत हुई थी
फेडरल कोर्ट में, और इसमें इन्होंने सिर्फ एक पॉइंट पर फैसला दिया, वो ये, उसकी मैं आपको बैकग्राउंड बना। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली, कोई नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली जब भी कोई कानून बनाती है, तो वो कानून जब असेंबली से पास हो जाता है तो आजकल उसको मंजूरी के अख्तियार दिया हुआ है सदर को। उस जमाने में उस कानून को मंजूरी का अख्तियार था, उसको एसेंट कहते हैं, मर्जी। तो उस वक्त जो ये अख्तियार था मंजूरी का, वो था अपना गवर्नर जनरल के पास। गवर्नर जनरल जब तक मंजूरी नहीं देता था, लेकिन ये जब अपना उस वक्त जो कानून हमने अडॉप्ट किया था वो था 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसमें एक आर्टिकल का इजाफा कर दिया गया था, जब वो पाकिस्तान को, उसको कानून पाकिस्तान ने भी उसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था, वो था 223A के पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट्स हैं उनको रिट जारी करने का अख्तियार था। तो जब दोनों मुल्कों को अलग अलग किया गया था तो इंडिपेंडेंस एक्ट बनाया गया था। अब इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो बनाया गया था, उसमें भी ये लिख दिया गया था कि कोई भी जो कानून बनाएगी असेंबली तो उसको गवर्नर जनरल की मंजूरी लेना होगी। अच्छा, अब तो कानून है कि अगर इतने अरसे में सदर मंजूरी नहीं देता तो समझा जाएगा कि वो कानून मंजूर हो गया है। लेकिन उस जमाने में क्योंकि इतनी नहीं थी और उन्होंने बेईमानी करनी थी बेंच ने, जस्टिस मुनीर ने, तो 5 में से 1 जजेस ने इख्तिलाफ किया था, वो थे जस्टिस AR कार्नेलियस। तो AR कार्नेलियस ने इससे, AR कार्नेलियस का नाम इसलिए हिस्ट्री में जिंदा है कि उन्होंने इनके इस व्यू से इख्तिलाफ किया था। अब उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि ये जो तरमीम हुई थी जिसके तहत हाई कोर्ट को अख्तियार दिया गया था कि वो रिट जुरिस्डिक्शन में कोई फैसला कर सकता है, यानी कि आर्टिकल 223A, तो ये जो तरमीम की गई थी कानून में हाई कोर्ट को अख्तियार देने की, इसकी मंजूरी गवर्नर जनरल ने नहीं दी थी। तो इसलिए हाई कोर्ट को रिट जुरिस्डिक्शन में फैसला करने का अख्तियार नहीं है। बताएं कितने लतीफे की बात कि भाई इस केस के अलावा बाकी जो फैसले हाई कोर्ट्स ने किए, पाकिस्तान के तमाम हाई कोर्ट्स ने, तो इसका मतलब है वो फैसले भी खत्म हो गए कि हाई कोर्ट को रिट जुरिस्डिक्शन में फैसला करने का अख्तियार नहीं था। यही एक केस करने का अख्तियार नहीं था। इससे पहले जो बहुत सारे केसेस गवर्नमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट ने किए थे वो सही थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने मेरिट पे फैसला नहीं किया कि मार्शल लॉ गलत लगा, सही लगा, असेंबलियां गलत तोड़ी गई या सही तोड़ी गई, इस मामले में उन्होंने कोई लफ्ज नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने जिस अपनी पावर के तहत, जिस आर्टिकल के तहत ये फैसला किया है कि ये मार्शल लॉ गलत है, तो वो आर्टिकल जब बना था तो उस आर्टिकल की मंजूरी नहीं ली गई थी गवर्नर जनरल से, तो इसलिए सिंध हाई कोर्ट इस आर्टिकल के तहत फैसला नहीं कर सकता था। तो उन्होंने अपील मंजूर कर ली और मार्शल लॉ को जायज करा। इसको कहा गया था कि नजरिया जरूरत, कि केस के मेरिट पे फैसला नहीं करना बल्कि टेक्निकली उस केस को उड़ा दिया गया, क्योंकि मेरिट पे उनके पास कोई जवाब नहीं था जजेस के पास और हुकूमत के पास, इसलिए सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सही किया था। तो हम अगले लेक्चर में आपको इस केस से मुतल्लिक जितना मुमकिन MCQs बन सकेंगे वो हम आपको लिखवा देंगे, बल्कि उसको स्लाइड की शक्ल में आपको दिखाएंगे और उसका सही जवाब हम ब्लैंक में करके आगे ब्रैकेट में लिख देंगे, लेकिन उसके साथ जो 4 सवाल, 4 और आंसर्स होंगे या 3 और आंसर्स होंगे, वो कोई भी हो, आपने सही वाले को याद करना है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें बताइएगा।